नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कर्नल वीरेंद्र शाही सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज हम नेपाल पर बात करेंगे और नेपाल पर हम उनसे सवाल करें और वो जवाब दें, ऐसा नहीं। हम अपनी पूरी बात रखेंगे और नेपाल पर सर पूरी बात रखेंगे। हम इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं और वो इंटरव्यू में हमारे द्वारा किए गए सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम दोनों ने पिछले 72 घंटों से अधिक समय तक नेपाल में जो कुछ भी हुआ, अपनी जानकारी को ज्यादा कन्फाइन करके, उसको प्रोसेस करके आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में ये सब कुछ क्या हो रहा है। हमने ये निर्णय क्यों लिया? क्योंकि आप जानते हैं कि कर्नल वीरेंद्र शाही सर भारतीय सेना में महत्वपूर्ण पद पर रहे ही हैं, रणनीतिकार, रणनीतिक विशेषज्ञ हैं। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक, सेना के अन्य मामलों में आज भी रिटायरमेंट के बाद भी वो जब भी उनको मौका दिया जाता है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। नेपाल में अराजकता के बीच एक ही पॉजिटिव खबर दिखी आज और अभी तक, और वो ये है कि सेना ने बहुत ही जिम्मेदारीपूर्ण तरीके का व्यवहार करके वहां के अराजकता को नियंत्रित करने का प्रयास किया। वहां के अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की बनेंगी, वो किस तरीके से सत्ता चलाएंगी, अब तो यह निर्भर करेगा कि सेना किस तरीके से उनको गाइड करती है, सहयोग देती है, निर्देशित करती है, या सुशीला कार्की के साथ वो कुछ ऐसे फैसले करने की दिशा में आगे बढ़ सकती है जिससे वहां के जेनजीज, नवयुवक जिनमें नाराजगी है, वहां पर 20-22 सालों के दौरान जो कुछ भी लोकतंत्र के नाम पर नेताओं ने अपने घर की झोली भरी और वहां की आम जनता बेहाल रही। ऐसे में सेना पर बहुत बड़ी नजर है। आज उसी की परख कर्नल वीरेंद्र शाही सर करेंगे और राजनीतिक और राजनयिक मामले पर क्या कुछ गतिविधियां चल रही हैं उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। सबसे पहले कर्नल वीरेंद्र शाही सर इस पूरे प्रकरण पर अपना एक पक्ष रख रहे हैं, उसे आप सुनिए और फिर मैं आपको और आगे की जानकारी दूंगा। सर, ओवर टू यू। धन्यवाद दिवाकर जी। टू स्टार्ट विद दिवाकर जी, मैं एक गलत फहमी दूर करना चाहता हूं जो देश में फैलाई जा रही है कि आपके संबंध बांग्लादेश से नहीं थे, आपके बांग्लादेश श्रीलंका से खराब हुए, अब नेपाल भी आपके हाथ से निकल गया। ये इस तरह की कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं हमारी विदेश नीति को उंगली उठाने के लिए। मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि जो ओली जी की सरकार थी वो पूरी चाइना इन्फ्लुएंस में थी। मैं ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो जैन जी के बच्चों ने एक्शन लिया है ये भारत विरोधी नहीं है किसी भी रूप में। मैं ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि उन्होंने बिल्डिंग पे चढ़कर जो झंडा फाड़ कर नीचे फेंक दिया, वो झंडा कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा था। वो ना तो भूटान का नेशनल फ्लैग था, ना भारत से कुछ लेना देना था। जी जी। तो ये कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस को वहां से हटाया गया, कम्युनिस्ट पार्टी का दफ्तर जलाया गया और कम्युनिस्ट का जो वहां पर दबदबा था, जिसमें करप्शन भी कहते हैं बहुत ही, वो जैन जी के बच्चों को पसंद नहीं था और उन्होंने प्रधानमंत्री का रेजिग्नेशन भी कराया और उस रिजीम को उखाड़ फेंका। सर, मैं यहाँ आपको रोकूंगा, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं और इस पर आपकी प्रतिक्रिया भी मैं लेना चाहूंगा। और वो बहुत बड़ी जानकारी है कि सेना प्रमुख नेपाल वो जाना चाहते थे चीन। जाना क्या चाहते थे, उनका एक शेड्यूल किया गया था, उनका दौरा 8 दिन का दौरा था जो आज शुक्रवार के दिन से शुरू होने वाला था। लाजमी है कि वहां के जो अराजकता और जो हालात हैं वो नहीं जा पाते, उसको कैंसिल कर दिया गया। ये तो स्वाभाविक था, कैंसिल होना ही था, क्योंकि सेना प्रमुख की देखरेख में ही वहां नेपाल में जो कुछ भी चल रहा है चल रहा है। बस इतना ही मैं कह सकता हूं। वो उनका दौरा कैंसिल हो गया। एक और इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी कर्नल सर मिल रही है, मैं इस पे आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। भारतीय सेना के कुछ बड़े अधिकारी, मैं नाम
मैं उस सूत्र का नाम भी नहीं बता सकता, जो इसी बीच आज और कल में नेपाल का दौरा करने वाले थे, उनका दौरा रद्द किया गया है। इसके पीछे बहुत डिप्लोमेटिक कारण हो सकता है, लेकिन सेना के कुछ अधिकारी अगर नेपाल जा रहे थे, बताया तो ये जा रहा था कि आज वो मूव करने वाले थे, उनका दौरा भी कैंसिल किया गया है। इसके क्या मायने हैं सर, और क्या ये घटनाक्रम, ये जो आगे बढ़ रहा था, ये कुछ संदेश दे रहा है सर? और ये बहुत बड़ी जानकारी है। दिवाकर जी, अब कहाँ से आपका ये सोर्स निकला है, पर मैं तो बहुत अफर्मेटिव तरीके से ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय सेना और नेपाली सेना के युग युगांतर के संबंध हैं। बहुत से गोरखे, हमारी तो गोरखा रेजिमेंट है, आप तो उसी रेजिमेंट से हमारा रहे। बहुत सा एनरोलमेंट है। जी जी हमारा एक पे पेंशन डिसबर्समेंट ऑफिस नेपाल में है, जी 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 जहाँ के भारतीय सेना के नेपाली भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन्स दी जाती हैं, और छुट्टी वाले जो नेपाल में होते हैं वो राफ्ता रखते हैं पे ऑफिस से, पे पेंशन ऑफिस से, पे डिसबर्समेंट ऑफिस उसे कहा जाता है। इसके अलावा हमारे चीफ, ऑनरेरी चीफ नेपालीज आर्मी के भी हैं, और इसी प्रकार नेपालीज आर्मी के चीफ हमारी सेना में एक ऑनरेरी जनरल का पद रखते हैं। इस प्रकार का आदान प्रदान बहुत स्वाभाविक है, मुश्किल के समय भी और नॉर्मल रूटीन में भी। अब इसको अगर हम जोड़कर देखें तो अभी उसके कुछ अर्थ निकल सकते हैं, जो मेरे ख्याल आने वाला समय हमें दिखाएगा। मैं यहाँ ये बात अपनी जो पूरी करना चाहता हूँ कि श्रीलंका में कम्युनिस्ट या चाइनीज का इन्फ्लुएंस हटने के बाद और उस रिक्त स्थान को अमेरिका फिल कर सके, इससे पहले हमारे संबंध श्रीलंका से अच्छे हो गए थे। म्यांमार में भी हमने जो छोटा मोटा कदम जमाया है, पैर जमाया है अंगत वाला, वो भी शायद चाइनीज के पैर उखड़ते उखड़ते कुछ हरकत की गई थी। मालदीव्स में जो कुछ हुआ, और आज मालदीव्स के साथ जो हमारी रिश्ते हैं, संबंध बन गए हैं, वो विदित हैं, उन पर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। और आज जो नेपाल, जिनका हमारा पुराना रोटी बेटी का संबंध है, और संसार की एक ही पूरी एक हिंदू स्टेट है नेपाल, उनसे हमारे संबंध और आदान प्रदान ऐसे समय में और करीबी से होना न सिर्फ स्वाभाविक है, पर मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में ये पत्ते सब साफ हो जाएंगे, सामने आ जाएंगे। यहाँ एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ कि जो जेन जी ने जो कदम उठाए, मैं नहीं समझता इनिशियल उनके प्लानिंग में कोई वायलेंस शामिल था। जी 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 और जिस तरह से जो पशुपतिनाथ जी के मंदिर पर अटैक का प्रयास किया गया, जिसको आर्मी ने विफल कर दिया, नेपालीज आर्मी ने, उसको देखते हुए लगता है कि कुछ ऐसे तत्व शामिल हुए जिन्होंने के हाईजैक करने की कोशिश की जेन जी के प्लान को, जी और तोड़ फोड़ की। उनके पास हथियार भी थे। मैं नहीं समझता जेन जी हथियारों के साथ शामिल हुए थे। तो ये बीच में किसी ने हाईजैक करने की कोशिश की, और ऐसा किया गया तो लाजमी तौर पर एक पड़ोसी देश और एक मित्र देश होने के नाते हमारा भी कुछ ना कुछ तो फर्ज बन जाता है। क्या करना है, कितना करना है, किस रूप में करना है, ये तो हमारे नीतिकार और भारत की सरकार ही निर्णय ले सकती है। पर फौजी होने के नाते पर मैं इस बात को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकता। बहुत पुराने संबंध है नेपालीज के, गोरखों के, हमारे, और हमारे तो गोरखा रेजिमेंट में गोरखाली बोलना आवश्यक है। जी 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 और आप और उसी से पूरी संबद्ध फौज में रहे। अगर कोई सबसे बड़ा दशहरा मनाया जाता है तो वो
गोरखा रेजिमेंट में मनाया जाता है। बिल्कुल। ये जो कर्नल वीरेंद्र शाही सर गोरखा रेजिमेंट से जुड़े रहे हैं, बहुत ही इमोशनल एक कांटेक्ट ये रखते हैं, और कुछ पूर्व सैनिक तो इनके संपर्क में भी रहे हैं। एक बहुत बड़ी जानकारी सर मैं आपको बता दूं, ये जो आप बात बढ़ा रहे हैं उससे मैं कुछ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ऐसी चर्चा है कि चीन वो जा रहे थे, चीन जाना कैंसिल हुआ। चीन हतप्रभ है, नेपाल में सब कुछ बदल गया है, और चीनी जो वहां पर नेपाल के अंदरूनी विकास के नाम पर जिस तरीके से अपने प्रभाव को बढ़ा रहे थे, वो पूरी तरीके से सीमित हो गए हैं। जो प्रधानमंत्री है वो भी आर्मी कैंप में छिपाए गए हैं, और वहीं से उन्होंने एक पत्र लिखा जो भारत के खिलाफ उन्होंने जहर उगला है कि ये सब कुछ भारत ने कराया है। अरे भाई, तुमने अपने देश को संभाल नहीं सके, आपने चोरी करने का, सीधा सीधा भ्रष्टाचार करने का खुला ऑर्डर दे दिया। उससे नवयुवक जिन्हें जेंजीज कहा जा रहा है वो नाराज थे। उस नाराजगी को आप मैनेज करते नहीं कर पाए। एक तो कम्युनिस्ट, ऊपर से समानता का दिखावा। आपके और आपके मंत्रिमंडल के बच्चे या आपसे जुड़े हुए जितने भी अधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे थे। एक आम नेपाली किसी तरीके से जिंदगी गुजर बसर कर रहा था, बाहर जाकर के उसको नौकरी करने की सुविधा नहीं थी, वहां जाकर के कुछ कमाता, क्या खाता क्या पीता। कुल मिलाकर के नेपाल में स्थितियां बहुत ही महत्वपूर्ण दिख रही हैं सर। मैं उस बात को आगे बढ़ाता हूं कि हमारी सेना के जो रणनीतिकार अगर जाना चाह रहे थे, ऐसा लगता है कि वहां के आर्मी के रणनीतिकारों से मिलकर के बातचीत करना चाह रहे थे, जो अभी फिलहाल कैंसिल किया गया है। इस वीडियो की एक बहुत बड़ी जानकारी है, जिसको कर्नल वीरेंद्र शाही सर अगर जानते भी होंगे तो ये को कम से कम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से जो कहने की कोशिश कर रहे हैं, इसको आप समझ सकते हैं कि हमारी सेना के रणनीतिकारों को भी ऑफिशियली एक्टिवेट किया गया है, जिसमें हमारे और सूत्र हो सकते हैं जिसके बारे में मैं ज्यादा चर्चा नहीं कर सकता। नेपाल के मौजूदा जो स्थिति परिस्थिति है और सेना जिस तरीके से वहां पर बहुत जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से आगे बढ़ रही है, भारत के सरकार और भारत के अन्य संस्थाओं जिसमें सेना भी है उसके साथ वो कांटेक्ट में हैं। इसलिए वहां पर कोई देश बहुत ज्यादा अपना कूटनीति रणनीति चला पाएगा, इसमें संदेह नहीं। अब वो कौन सा देश हो सकता है? पाकिस्तान भी तो हो सकता है, क्योंकि जितना डिस्ट्रक्टिव काम है वो पाकिस्तान के जरिए भारत के खिलाफ नेपाल से ही होता है। इसको भी जड़ से समाप्त करना है। मुझे लगता है कि हमारी सेना के कुछ लोग अगर इस तरह का संपर्क करते हुए आगे दिखें, या वो जानकारी दिखे, क्या वो सूचना अगर हमें मिले, तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि नेपाल एक ऐसा स्पॉट है जहां पर पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश के लोग भी सक्रिय होते हैं। आईएसआई की गतिविधियां जग जाहिर है, चीन की सक्रियता, अमेरिका की सक्रियता, इनकी सक्रियता बढ़े उसके पहले ही हम एक बहुत पॉजिटिव अंदाज में उनके साथ जुड़ जाएं, और शायद यही कूटनीति का वो तकाजा है जिसकी चर्चा मीडिया में भी कर रही है। और हमने तो सर इस संबंध में 3 वीडियो बनाया, उन वीडियो का हम लिंक भी दे देंगे। हमने यही कहा कि रोटी बेटी के इस रिश्ते को, इस नातेदारी को हम इस समय इतना मजबूत कर दें कि ये जेनजीज जो आने वाले समय के भविष्य होने जा रहे हैं, ये भारत के साथ और अच्छी तरीके से इंटैक्ट हो जाए, जुड़ जाए। कुछ और कहना चाह रहे हैं सर? जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो मंदिर का अटैक और हिंसा और वेपन्स, पशुपतिनाथ मंदिर, जी, ये 3 चीजें इशारा करती हैं कि कुछ और एलिमेंट्स हैं जिन्होंने जेन जी के इस आंदोलन को भयानक और वायलेंट रूप दिया, जी, और वो तत्व हो सकते हैं, वहाँ काफी परसेंटेज बांग्लादेशियों की भी है, जी, 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 रोहिंग्याओं की भी है, और पाकिस्तानी तो अक्सर वहां से आईएसआई, बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ आते रहे हैं, पकड़े जाते रहे हैं। और तराई के इलाके में जिस तरह डेमोग्राफिक चेंज हो रहा था, वो बिल्कुल, भी हम अच्छी तरह जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। और यूपी में जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने उसके ऊपर लगाम लगाने की भी कोशिश की है। इन सब चीजों को देखते हुए इस तरह की अगर हमारी सेना ने कोई सतर्कता बरती है तो बड़ी आवश्यक थी, और उसकी काफी हद तक संभावना हो सकती है, और उसके रिजल्ट भी मैं समझता हूँ
जिस तरह के दो सेनाओं के संबंध निकटतम रहे हैं, उसमें कुछ पॉजिटिव चीजें नजर आ सकती हैं, शांति बहाली में भी, नेपाल की रिकंस्ट्रक्शन में भी, और आज के बाद हमारे और नेपाल के संबंधों में जो ग्रहण लगा था। इन्फ्लुएंस ओली साहब की सरकार के दौरान कुछ खटास नजर आती थी, हो सकता है अब वो खटास एक मिठास में बदल जाए और जो रोटी बेटी का रिश्ता हमारा 150 पौने 2 साल से चला आ रहा है, वही रिश्ता एक मिठास को लेकर आगे चलता जाए। मैं यहाँ एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, और वो है कि जब हमारा राम मंदिर का निर्माण चल रहा था, तो सीता माता की बुनियाद नेपाल में होने के कारण उन्होंने विशेष रूप से वहां से शालिग्राम पत्थर भेजा था, जिसको राम मंदिर में स्थापित किया गया है, और उसी को हम एक बेटी रिश्ता भी मानते हैं। बहुत बड़ी बात आपने कही है सर, लेकिन इसमें चलते चलते हम एक बात जोड़ दें, वो ये है कि लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी, ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं। लिपुलेख और कालापानी तो हमारे उत्तराखंड में बिल्कुल सीमा से सटा हुआ हमारा क्षेत्र है, और यही ओली केपी शर्मा जो इस समय सेना के एक बेस कैंप में छिपाए गए हैं और सेना की देख रेख में है, नहीं तो इनकी बहुत पिटाई होगी। मैं बहुत स्पष्ट बता दूं, अभी भी इनको पीटने के चक्कर में जंजीज हैं, इसलिए इनको छिपा करके तो दूर रखा जाएगा। जबकि चिट्ठी लिख रहे हैं कि संसद न भंग किया जाए, ये सब सारी बातें हैं, ये ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सुशीला कार्की अगर कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन रही, 6 महीने के अंदर चुनाव होगा। बिल्कुल आपकी बात सही है कि सेना के देखरेख में ये सरकार चलेगी। सेना एक ऐसा फैसला लेने के लिए सलाह दे सकती है, और वो ये है कि करप्शन के खिलाफ एक बहुत बड़ा हल्ला बोल जंजीज ने किया है। करप्ट फोर्सेस को एलिमिनेट करने का काम सेना जो है वो बहुत तेजी से करने के लिए प्रधानमंत्री को बहुत ज्यादा आगे आने के लिए एक सुझाव दे सकती है, मुझे ऐसा लगता है। और आपने जिस तरीके से माता सीता के संदर्भ में बात की, और ओली साहब ने अपने लेख में, अपने चिट्ठी में जो उन्होंने भड़ास भारत के खिलाफ निकाली है कि हमने राम को बताया, भगवान राम को, कि उनका जन्म अयोध्या में नहीं हुआ था बल्कि नेपाल में हुआ था, इसके कारण भारत की नाराजगी है। और लिपुलेख और कालापानी जो उत्तराखंड का भारतीय इलाका है, उस पर नेपाल अपना दावा करता है। और हम आपको बता दें कि इसी के रास्ते का इस्तेमाल करके हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर सकते हैं, जिस पर नेपाल के इन्हीं ओली साहब की देखरेख में भारत के साथ इतने संबंध खराब हुए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सर आपने दी है, हम इस बात को आगे भी बढ़ाना चाहेंगे आपके साथ। लेकिन कर्नल सर के साथ हम यूजुअली डेली जुड़ते हैं, लेकिन आज एक विशेष वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि सेना का जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है, चाहे वो श्रीलंका में न दिखा हो, बांग्लादेश में न दिखा हो, हालांकि बांग्लादेश की भी सेना प्रमुख ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का कब्जा हुआ वो सेना नहीं संभाल पाई। लेकिन नेपाल में अभी तक सेना प्रमुख की जो भी गतिविधि और सेना की गतिविधि है, वो भारत के साथ बहुत पॉजिटिव आगे बढ़ने का संकेत दे रही है। और भारत भी कोशिश कर रहा है कि अगर आर्मी टू आर्मी कोई एक पर्दे के पीछे डिप्लोमेटिक कांटेक्ट पॉजिटिविटी की तरफ बढ़े तो वो भी शुरू किया जाए। और इसी के संदर्भ में जो मैंने आपको विशेष जानकारी दी कि सेना के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कोई एक बहुत सीनियर अधिकारी कर रहे थे, उसी से जुड़े एक सूत्र ने हमें ये जानकारी दी। और उस पर कर्नल सर से हमने जब जवाब मांगा तो इन्होंने यही कहा कि ऐसा भी संभव है, क्योंकि अब नेपाल और भारत बहुत ज्यादा नजदीकी रिश्ते बनाने की ओर आगे बढ़ने जा रहे हैं, ये संकेत मिलने लगा है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और एक नई जानकारी के साथ उसकी व्याख्या जो एक रिटायर्ड कर्नल ने किया है उस पर भी आपकी टिप्पणी में जरूर चाहूंगा। इस पर कमेंट करिएगा, और कोई सवाल हो तो उसका जवाब अगली वीडियो में कर्नल सर से हम जरूर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद दिवाकर जी।